हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में है। तो अब इसमें जो जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, जैसे पंथ निरपेक्ष क्या होता है ना, बंधुता क्या होता है ना, इस तरह से जो चीज़ें इसकी महत्वपूर्ण है, गणराज्य क्या होता है ना, प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, ये चीज़ें हम पूरी इसमें एक एक करके समझेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो जो संविधान की प्रस्तावना है, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तीन में कैसे? एक तो सत्ता का स्रोत देखेंगे, दूसरे राज्य का स्वरूप देखेंगे और तीसरा देखेंगे नागरिकों के लिए लक्ष्य। ठीक है, तो सत्ता का स्रोत क्या है? सत्ता का स्रोत अभी जैसे हमने पढ़ा उसमें सत्ता का स्रोत क्या दिख रहा है? हम भारत के लोग, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, है ना। सत्ता का स्रोत में लिखा है हम भारत के लोग। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं राज्य का स्वरूप क्या है ना। राज्य की प्रकृति क्या है या स्वरूप क्या है? राज्य का स्वरूप। तो दोस्तों, हमने देखा राज्य का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, जो अभी मैंने पढ़ा था, वो राज्य का स्वरूप कहलाएगा। ठीक है, नागरिकों के, तीसरा आता है नागरिकों के लिए लक्ष्य। नागरिकों के लिए क्या क्या लक्ष्य इसमें निर्धारित किए जाएंगे, है ना। नागरिकों के लिए लक्ष्य, है ना। तो इसको तीन भागों में बांटकर हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा, तीनों को एक एक करके हम समझेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आएगा राज्य का स्रोत, है ना। फर्स्ट में राज्य का स्रोत। ठीक है, इसमें आएगा हम भारत के लोग। भारत में अंतिम रूप से सत्ता जनता में निहित है और प्रस्तावना का आरंभ ही इस घोषणा के साथ होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनताओं की इच्छाओं और आकांक्षाओं के आधार पर किया गया है। यद्यपि कई विद्वान उपरोक्त तथ्य से सहमत नहीं है और उनका मानना है कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था, जिसमें जनता ने संविधान सभा के प्रतिनिधियों को नहीं चुना था। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य वकील थे और अधिकांश सदस्यों का संबंध कांग्रेस से था। ऐसा उनका मानना था कि अधिकांश सदस्य कांग्रेस से थे। इसमें प्रत्येक वर्ग और समुदाय का प्रतिनिधित्व भी नहीं था। अतः ऐसी संविधान सभा से जनता के हितों के अनुरूप संविधान के प्रावधानों के निर्माण की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
अतः इसे जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब कहना उचित नहीं है। ठीक है, ये एक तर्क है। ठीक है, दूसरा पक्ष क्या होता है, परंतु उपरोक्त दावे का समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान सभा में जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ही जनता को लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों से परिचित कराया था और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता के बीच जाकर उनके स्वतंत्र भारत के सपने को समझा था। अतः स्वतंत्र भारत में जनता की अपेक्षाओं से वो पूर्ण रूप से परिचित थे। तो ये हम भारत के लोग की मतलब एक तरह से दृष्टिकोण के भारतीय संविधान सभा में क्या हुआ। इसके अतिरिक्त जनता की आस्था भी इन्हीं नेतृत्व कार्यों के प्रति थी, और जब भारत के पहले आम चुनाव में जनता को मतदान का अवसर प्राप्त हुआ तब उन्होंने उन प्रतिनिधियों को ही चुना जो संविधान सभा के सदस्य थे। किसी भी देश में संविधान का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि जनप्रतिनिधियों से चुनी सभा ही संविधान का निर्माण करती है। ऐसा भारत में भी हुआ। अतः हर दृष्टिकोण से संविधान भारतीय जनता के इच्छाओं और आकांक्षाओं के प्रतिबिंब करता है, जिसमें जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों ने अंतिम रूप प्रदान किया। ठीक, तो कभी कभी आलोचना होती है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है ये मतलब ऐसे लोगों ने किया है जिनको जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना है। लेकिन अभी जैसे आपने सुना, ये तर्क कोई मजबूत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया था बाद में जब चुनाव हुए वो लोग खड़े तो उनमें से अधिकांश लोगों को जनता ने चुना, मतलब जनता का उन लोगों पर भरोसा कायम था। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो सर पहला क्या है स्थिति, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है, प्रभुत्व संपन्न मतलब इसका अर्थ ये होता है कि हम आंतरिक और बाह्य फैसले किसी के दबाव में नहीं लेंगे, अपनी इच्छाओं के आधार पर ही लेंगे। ऐसा नहीं हो कि किसी देश अमेरिका या ब्रिटेन, फ्रांस इनके दबाव में बाहरी फैसले ले ले। ऐसा नहीं है। भारत के आंतरिक और बाह्य जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो भारत के द्वारा लिए जाते हैं, मतलब भारत के सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके संबंध में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां व्याप्त है। तो वो क्या है, वर्तमान में भारत में इसको लेकर अनेक चुनौतियां विद्यमान है। जैसे 1991 में भारत द्वारा वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, जिसमें ये माना गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाओं का दबाव और विशेषज्ञों द्वारा ये दावा किया गया है कि भारत ने अपनी संप्रभुता से समझौता करके वैश्वीकरण की नीति को अपनाया है। परंतु यह दावा उचित नहीं है। लोकतंत्र में राज्य का उद्देश्य जनता के विकास को सुनिश्चित करना होता है और जनता को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। भारत ने आरंभ में संरक्षणवादी नीति अपनाई और विदेशी वस्तु तकनीक, पूंजी निवेश को हतोत्साहित किया, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि भारत अपेक्षित विकास नहीं कर सका। अतः तात्कालिक परिस्थितियों में भारतीय नेतृत्वकर्ताओं ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाना बेहतर विकल्प समझा। अतः वैश्वीकरण को स्वीकार करने का निर्णय एक स्वतंत्र निर्णय था, जिसका उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाना था। अतः इसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता। वर्तमान में आतंकवाद और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करने के लिए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, और यह माना जाता है कि यदि भारत इस दबाव में कार्य करता है तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के लिए खतरा होगा। परंतु वर्तमान में ये मुद्दे, आतंकवाद और पर्यावरण जैसे मुद्दे वैश्विक हो गए हैं। अतः ऐसे मुद्दों का समाधान भी वैश्विक नीति के द्वारा किया जाना चाहिए।
भारत ऐसी किसी नीति का भारत ऐसी किसी भी नीति में अपना सहयोग करने के लिए तैयार है और भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो ऐसी नीति का हिस्सा तभी बनेगा जब इसमें भारत के हित नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होंगे। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता किए बिना इन वैश्विक मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा क्या होता है, समाजवाद, क्योंकि उसमें समाजवाद भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो समाजवाद का क्या अर्थ होता है, समाजवाद का अर्थ होता है कि जो समाज के व्यापक हित को देखते हुए कार्य करना, है ना, जो राज्य नियंत्रित इकाई स्थापित करना, ठीक है, उत्पादन केंद्र राज्य के द्वारा संचालित किए जाएंगे। इस तरह से समाजवादी विचारधारा का हम उदय भी जानेंगे। विश्व में औद्योगिक क्रांति के साथ ही उदारवाद की अवधारणा ने जन्म लिया। इसके अनुसार ये माना गया है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है जो अपना एवं समाज का हित के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय करने में सक्षम है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से कुछ अधिकारों को भी प्राप्त करता है, जैसे जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और किसी भी दशा में यह अधिकार मनुष्य से छीने नहीं जा सकते। ये विचारधारा मानती है कि प्रत्येक मनुष्य अलग अलग क्षमता रखता है और समाज में वो अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए अपना विकास सुनिश्चित करता है। आर्थिक क्षेत्र में यह सिद्धांत मानता है कि बाजार मांग और पूर्ति के अनुसार कार्य करता है और मूल्यों का निर्धारण इसी आधार पर होता है। अतः इस सिद्धांत का मानना है कि मनुष्य को अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और राज्य का निर्माण इसलिए किया गया है कि राज्य प्रतिस्पर्धा के नियम बनाए और ये सुनिश्चित करे कि इन नियमों का उल्लंघन न हो। इस प्रकार ये सिद्धांत हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। यूरोप में इस सिद्धांत के प्रयोग में आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया, जिससे पूंजीवादियों ने अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए श्रमिकों का शोषण किया। अंततः इसी के विरुद्ध समाजवाद की विचारधारा का उदय हुआ। समाजवाद एक विचारधारा है जो उत्पादन के साधनों पर न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने पर बल देती है और एक ऐसे समाज की स्थापना करने को प्रतिबद्ध है जिसमें गरीबी बेरोजगारी न्यूनतम स्तर पर हो, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं तभी सभी को पहुंचे। ठीक है, इसी के अंदर एक टर्म आती है मार्क्सवाद। क्या आती है, मार्क्सवाद। टर्म आती है मार्क्सवाद। इसमें श्रमिक संगठित होकर हिंसक क्रांति करते हैं और उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं और समाजवाद की विचारधारा को स्थापित करने का दावा किया जाता है। यहाँ नागरिकों को कोई अधिकार उपलब्ध नहीं कराया जाता है और समस्त निर्णय श्रमिक के प्रतिनिधि दलों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मार्क्सवाद होता है। एक टर्म आता है माओवाद। माओवाद क्या होता है, ये चीन में कृषक और भूमिहीन कृषक मजदूरों द्वारा चलाया गया हिंसक आंदोलन था, जिसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण किया गया। इसमें वही सिद्धांत अपनाए गए जो मार्क्सवाद में प्रचलित थे। अब आती है हमारी टर्म लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद ये क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद में राज्य उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण करता है और इसके न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करता है। साथ ही गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए नीति बनाने का कार्य राज्य
द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त समाज के वंचित वर्गों को भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का उत्तरदायित्व है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लेकिन भारत के समाजवाद में भी अभी बहुत सारी चुनौतियां विद्यमान हैं। तो वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? उन्नीस में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। उदारीकरण और निजीकरण की नीति समाजवाद के विरुद्ध है। इस नीति ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया और इससे पूंजीवादी व्यवस्था सशक्त हुई। आज भारत में एक वर्ग के पास धन के अधिकांश संकेंद्रण है और एक वर्ग ऐसा भी है जो अभाव के कारण आत्महत्या करने के लिए बाध्य है। और इस आधार पर यह दावा किया जाता है कि भारत वर्तमान में समाजवाद के लक्ष्यों से दूर हो गया है। उपरोक्त दावे का समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में भी भारत समाज में वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रहा है, जैसे हुक्म मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना आदि के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, आवास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही निजी क्षेत्र के सामाजिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे सिद्धांत दिए गए। वर्तमान में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और समाजवाद के मध्य सामंजस्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता ये भी हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें एक पश्चिमी अवधारणा होती है जो वेस्टर्न कंट्री में चलती है और एक इंडियन अवधारणा होती है ना, वो हम जानेंगे। तो पश्चिमी अवधारणा क्या होती है? राज्य और धर्म अलग अलग है। ना तो राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, ना ही धर्म को राज्य की नीति को प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये वेस्टर्न फिलोसफी होती है। इंडियन फिलोसफी क्या होती है? यथा यदा धारणा, जिसे धारण किया जा सके, जैसे राजधर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, ये ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बोल लेता हूँ। भारत में धर्म को परंपरागत रूप से कर्म से जोड़ा जाता है और ये माना जाता है कि कर्तव्य का निर्वहन ही धर्म है। इस अर्थ में धर्मनिरपेक्षता शब्द का नकारात्मक इस अर्थ में धर्मनिरपेक्षता शब्द नकारात्मक प्रतीत होता है। अतः भारत में सेकुलरिज्म के लिए पंथ निरपेक्ष शब्द को उपयोगी माना गया है। पंथ से आशय धार्मिक विचारधारा से, और भारत किसी धार्मिक विचारधारा को ना तो राजधर्म घोषित करेगा, ना ही किसी धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। परंतु यदि कोई सामाजिक बुराई धर्म से समर्थन प्राप्त करती है तो ऐसी बुराई को दूर करने के लिए राज्य कानून बना सकेगा। इसके साथ ही विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। तो ये हो गया हमारा पंथ निरपेक्षता। अब पंथ निरपेक्षता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता से आशय है कि दो संप्रदायों के बीच हितों का टकराव और हितों का ये टकराव हिंसक रूप ले ले। भारत में ब्रिटिश काल में बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के मन में ये भय उत्पन्न किया गया
है कि उनके हित हिंदू समुदाय के साथ सुरक्षित नहीं है और इसका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में सामने आया। स्वतंत्रता के साथ ही भारत ने सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई और प्रस्तावना सहित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। परंतु दुर्भाग्यवश वोट बैंक की राजनीति के कारण मुस्लिम समुदाय के मन में यह भय राजनीतिक दलों द्वारा पुनः उत्पन्न किया गया कि उनके हित बहुसंख्यक समुदाय के साथ सुरक्षित नहीं है, और स्थितियां तब और चुनौतीपूर्ण हो गई जब बहुसंख्यक समुदाय के मन में अल्पसंख्यक समुदाय का भय उत्पन्न किया गया। वर्तमान में आतंकवाद जैसी समस्याओं ने इस भय को सशक्त किया है और सांप्रदायिकता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई। सांप्रदायिकता एक मेजर थ्रेट बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है गणराज्य। इसका सिंपल अर्थ है कि सर्वोच्च पद पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन हो, पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, जैसे भारत का सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए, है ना, कोई वंशानुगत नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का सर्वोच्च पद होता है मतलब वहाँ का जो राष्ट्रपति या जो भी है किंग वगैरह होते हैं वहाँ पे, वो वंशानुगत होते हैं, वंश के हिसाब से उनका चलता है, वंशानुगत। ठीक है, अब आता है हमारा नागरिकों के लिए क्या क्या लक्ष्य। ठीक है, तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय इसमें बताया गया है सबसे पहले, है ना, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय। ठीक, तो सामाजिक आर्थिक न्याय भाग 4 नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। राजनीतिक न्याय किस में दिया गया है? बताइए आप, कौन सा आर्टिकल? राजनीतिक न्याय है आर्टिकल 326, जिसमें मत देने का अधिकार है, वयस्क मताधिकार है, एक व्यक्ति एक मत। स्वतंत्रता में क्या आता है? स्वतंत्रता में आता है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति किसमें? आर्टिकल 19 में, भाग 3 में, और विश्वास धर्म उपासना आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, जिसमें धर्म से संबंधित स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अगला आता है हमारा समता। समता के तहत आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये भाग 3 में 14 आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बंधुता। बंधुता राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भावना बंधुता कहलाती है। ठीक, बंधुता एक भावना है और इसे थोपा नहीं जा सकता। बंधुता को विकसित करने के लिए व्यक्तियों के मध्य संवाद और सहिष्णुता का होना आवश्यक है। दूसरे के विचारों को सुनना और यदि ये विचार अतार्किक है तो व्यक्तियों को समझाकर सही मार्ग पर लाना सहिष्णुता है, सहिष्णुता कहलाती है। अब हम बहुत महत्वपूर्ण बात समझने जा रहे हैं, तो पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ कि वो है क्या। ठीक है, क्या उद्देशिका में संशोधन संभव है? क्या उद्देशिका क्या उद्देशिका क्या उद्देशिका में संशोधन संभव है? ठीक है, या दूसरा प्रश्न है, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? क्या उद्देशिका
संविधान का भाग। ठीक है, तो हम कुछ केस इसमें देखेंगे। सबसे पहला केस आता है बेरुवाड़ी केस। कौन सा केस आता है? बेरुवाड़ी केस। पहला केस आता है इसमें ये कब आया था? ये आया था 1960 में। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें ये बताया गया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं स्वीकार किया है, परंतु ये घोषित किया है कि प्रस्तावना संविधान के मार्गदर्शक के रूप में है, और जहां कहीं प्रावधान में स्पष्टता न हो, प्रस्तावना का सहयोग लिया जा सकता है। तो ये बेरुवाड़ी केस था। दूसरा गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, ये केस कब आया था? 1967 में। इस केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया है। इस केस में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, जो न्यायाधीश थे। संविधान की आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट केस है केशवानंद भारती। ये काफ़ी फेमस केस है। ये 1973 में हुआ था। इसमें 13 जजों की संविधान पीठ ने 7-6 से वो दिया था, डिसीजन दिया था। ठीक है, तो क्या था? इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग घोषित किया और यह भी निर्धारित किया कि प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी अंग में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं बदला जा सकता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उसने कही कि संविधान सहित किसी भी भाग में, हिस्से में, आर्टिकल में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने कहा कि भारत के संवैधानिक मूल्य में नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप इसको कम नहीं कर सकते, मतलब इसका ऐसा नहीं कर सकते कि आप जैसे मौलिक अधिकारों को ही हटा दो, जिससे संविधान की मूल भावना को ठेस पहुँचे। आप इसमें सकारात्मक संशोधन कर सकते हो, जैसे मूल अधिकारों को विस्तार कर दिया, कोई नया मूल अधिकार जोड़ दिया, है ना, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन मूल जो नकारात्मक संशोधन नहीं किया सकता है। और कौन संविधान की कौन सी चीज़ मूल अधिकार में होगी या नहीं होगी, ये कोर्ट समय समय पर डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रघुनाथ राव केस। रघुनाथ राव केस, ये केस आया था 1993 में। इसमें क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यद्यपि प्रस्तावना संविधान का अंग है, परंतु प्रस्तावना के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल को कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता है ना। इसमें स्टेट मतलब राज्य विधानमंडल या संसद को कानून बनाने से हम नहीं रोक सकते। किसके आधार पर? उद्देशिका के आधार पर। तो ये हमारा हो गया रघुनाथ राव केस। तो हमने प्रस्तावना के बारे में पूरी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, और कुछ जो छूटा हुआ है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान में
ये प्रस्तावना में एक संशोधन भी हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक, और इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये मैंने पूरे केस बता दिए इसमें आपको, ठीक है। चुनौतियाँ बता दी क्या क्या है, राज्य का स्वरूप, सत्ता का स्रोत जो है मैंने बताया था, ये पूरा इसमें बता दिया। तीनों सत्ता का स्रोत बता दिए, राज्य का स्वरूप क्या है ये बता दिए, नागरिकों के लिए लक्ष्य क्या है ये भी बता दिए, ठीक है। तो इसको हमने पूरा कवर कर लिया। अब एक बार और मैं इसको पढ़ूंगा, अच्छे से आप सुनिए। आप मेरे साथ बोलिए जो मैं बोल रहा हूँ, बोल बोल के रोज इसको बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये भारत के राष्ट्रीय गान की तरह आपको याद होनी चाहिए। तो क्या है? हम भारत के लोग, आप बोलिए मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ तो, ठीक है। इस तरह से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। मैं बोलूँगा, थोड़ा सा रुकूंगा, आपको बोलना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पूरी इस तरह से मेमोराइज करनी है, या आपके डेस्क पे लगा लीजिए, बाहर बोर्ड पे लगा लीजिए, तो आपको ये बहुत फायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।